जुडिशियल एक्टिविज़्म फिर से पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर्स में जुडिशियल एक्टिविज़्म से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का मेरा एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये पता चले कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अपनी अंडरस्टैंडिंग उसी डायरेक्शन में डेवलप कर पाएँ। तो जुडिशियल एक्ट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जुडिशियल एक्टिविज़्म से संबंधित वो सारे इंफॉर्मेशन, सारे कॉन्सेप्ट, जिससे कि ये टॉपिक आपको ईजी लगने लग जाए। सो हाय गाइज, दिस इज़ दीपिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कोशिश करूँगी जुडिशियल एक्टिविज़्म को सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स यूज़ करूँगी, करंट एग्जांपल्स, जिसमें ये जुडिशियल एक्टिविज़्म से रिलेटेड हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म को अगर सिंपलेस्ट वे में समझा जाए तो जब जुडिशरी अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है। अब प्रोएक्टिव रोल क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है वहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। ये मैंने कितनी बार रिपीट किया है, तो होप्स हो कि अभी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के फंक्शंस में डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है, जब ये अपना काम ठीक से नहीं करते, जो नियम कानून को बनाना है, लॉ को बनाना है, लॉ को एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती हैं, 2 ऑर्गन्स हैं जो गवर्नमेंट की, तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है, जो इनके काम को करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप देखोगे कि कई सारे जब जो लॉ डेफिसिट हो जाता है, गवर्नेंस डेफिसिट हो जाता है, तो जुडिशरी आगे आकर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देती है कि भाई आपके ये काम है, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, आप इन्हें करें। विशाखा गाइडलाइंस का एग्जाम्पल आपको याद होगा शायद, या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप करने का। तो ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लॉ मैटर्स हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम है, बट जुडिशरी ने इन पे एक्शंस लिया। तो ये है जुडिशियल एक्टिविज़्म, कि जब जुडिशरी आगे आकर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के काम करने लग जाती है। अब ये क्यों करती है? आपको लगेगा कि जुडिशरी भाई क्यों ये एक्टिविज़्म दिखा रही है, क्यों रोल प्ले कर रही है, ये तो काम सेपरेशन ऑफ डॉक्ट्राइन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है। तो जुडिशरी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्टिस देने का, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाए रखने का, लोगों तक जस्टिस डिलीवर करने का, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी है ये देखती है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसे आगे आकर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड और हिस्ट्री देखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो यूएसए है वहाँ पर की जो फेडरल कोर्ट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो बहुत पावरफुल है। इंडिया में आप देखेंगे कि दोनों का मिक्सचर है। इंडिया में जो हमारी कोर्ट है वो भी पावरफुल है, और जो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट है वो भी पावरफुल है। तो हमने जुडिशियल एक्टिविज़्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है? यूएसए से, जहाँ पर जुडिशरी का रोल पावरफुल हो जाता है, प्रोएक्टिव हो जाता है। तो जुडिशियल एक्टिविज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ यूएसए में, ये तब की बात है, 1947 में पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था। अमेरिकन हिस्टोरियन थे आपके एक ऑर्थर एम सेल्सिंगर जूनियर, जिन्होंने एक आर्टिकल फॉर्चून में अपना पब्लिश कराया था 1947 में, जिसमें इस टर्म को यूज़ किया था। इसके बाद देखेंगे 1947 के बाद जुडिशियल एक्टिविज़्म की केसेस यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज़्म का जो प्रिंसिपल है, जो प्रैक्टिस है, वो मिड 1970s डेवलप होती है। अब 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट ही हुआ था, तो हम इतने तो उस समय इतने पावरफुल तो नहीं थे, तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, हमारे यहाँ गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, रिफॉर्म होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं और मजबूत होती हैं। तो मिड 1970s में आप देखेंगे ये जो श्रेय जाता है लोगों को, वो किसको जाता है? कुछ जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, फिर जस्टिस P.N. भगवती, जस्टिस O. चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस D.A. देसाई। तो ये कुछ जजेस थे जिन्होंने जो जुडिशियल एक्टिविज़्म की फाउंडेशंस को हमारे देश में रखा। अब ये सब इंस्पायर होता है जब PIL
डेवलप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है कि जो विक्टिम है उसके बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी अप्रोच करती है जुडिशरी को, ताकि इस पार्टी को, विक्टिम पर्सन को जस्टिस दिला सके। ये है PIL। सो मोटो में क्या है, जब जुडिशरी खुद एक्शन लेती है, भाई जुडिशरी को दिख रहा है कि गवर्नेंस ठीक से नहीं हो रही है, पॉलिसी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किए जा रहे हैं, तो जुडिशरी आगे आकर बोलती है खुद कि भाई आपका ये काम है और आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सू मोटो एंड जो PIL का कॉन्सेप्ट था जो 1970s में धीरे धीरे डेवलप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया, उसने जुडिशल एक्टिविज़म को पावर दी, जिससे कि जो जुडिशरी है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर पाए टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल्स एंड प्रोवाइड द जस्टिस इन द सोसाइटी। गेटिंग इट? जुडिशल एक्टिविज़म का बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल हैं इस जुडिशल एक्टिविज़म के थ्रू, जैसे कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको याद है कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित मैटर्स हैं, कंसर्न हैं, उनको एड्रेस करते हैं। विशाखा गाइडलाइंस जो वुमेन सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस से रिलेटेड हैं, और ये दोनों इनिशिएटिव जुडिशल एक्टिविज़म के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बैकग्राउंड के बाद मीनिंग समझें। अगर आपको मीनिंग मैंने हालांकि एक्सप्लेन कर दी है, बट एग्ज़ाम में लिखने के लिए मैंने ये लाइन प्रोवाइड की है ताकि आप ये कंटेंट लिख सकें। जुडिशल एक्टिविज़म बेसिकली प्रोएक्टिव रोल है जो जुडिशरी प्ले करती है, किस लिए? ताकि सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट कर सके। जैसे चिल्ड्रंस के राइट्स को, चाइल्ड राइट्स हो गए आपके, राइट, या वर्कर्स के जो राइट्स होते हैं वर्क प्लेस पे, उनको लेकर, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके का जस्टिस हो सकता है। जुडिशल एक्टिविज़म को एक और नाम से जानते हैं जो है जुडिशल डायनेमिज़म। जुडिशल डायनेमिज़म आपका जस्ट अपोजिट है जुडिशल रेस्ट्रेंट से। जुडिशल रेस्ट्रेंट जहाँ पर जुडिशरी अपने आप को बैकफुट पे रखती है, अपने आप को रोकती है कि वो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के डोमेन पे इंक्रोच ना करे, इंटरफेयर ना करे। जुडिशल एक्टिविज़म में आगे आकर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर किया जाता है ताकि सिटीजन्स को जस्टिस दिलाया जा सके, सोसाइटी में जस्टिस इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये मीनिंग हो गई। अब जुडिशल एक्टिविज़म में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशल एक्टिविज़म। क्यों भाई? जब सेपरेशन ऑफ पावर है, राइट, जो हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर तीनों ऑर्गन्स के बीच है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो क्यों जुडिशरी आगे आकर इंटरफेयर कर रही है किसके डोमेन में? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के उसमें। तो आपने चेक एंड बैलेंस एक वर्ड सुना होगा। सेपरेशन ऑफ पावर तो है तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लेकिन ज़रूरी है कि तीनों की फंक्शनिंग पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस रखे जाएं। तो जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशल एक्टिविज़म, इन सब मैकेनिज़म्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स या टूल्स का यूज़ करती है ताकि सुपरविज़न रख सके किस पर? जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, कि वो अपने डोमेन में या जो उनको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसी के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले क्या सिग्निफिकेंस है जुडिशल एक्टिविज़म की, कि एक तो प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए ज़रूरी है। अब जुडिशल एक्टिविज़म अपने आप में प्रोग्रेसिव क्यों है? प्रोग्रेसिव मतलब ये है कि जब हम स्टेटस क्यू को छोड़ करके, जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसको छोड़कर कुछ पॉजिटिव चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल PIL या सू मोटो, ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं। अब आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पुअर पीपल्स, वल्नरेबल सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इलिटरेट पीपल्स हैं, जिन्हें कोर्ट कचहरी जो मैकेनिज़म्स होती है उससे अवेयर नहीं है कि ये फंक्शन कैसे करता है, और उनके राइट्स को वायलेशन होता है तो वो विक्टिम हो गए। और विक्टिम अगर कोर्ट में नहीं अप्रोच कर पा रहा है तो कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए जो उसके बिहाफ में जाकर उसको जस्टिस दिला सके, या कोर्ट उस तक खुद आए और जस्टिस दिला सके। तो ज़रूरी था ऐसे प्रोग्रेसिव सिस्टम्स को अडॉप्ट करना, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। बिफोर 1970s जो अग्रीव्ड पर्सन था, जो विक्टिम था, उसे खुद जाना पड़ता था जुडिशरी तक,
ओके, देन प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द इंडिविजुअल राइट्स। अब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के पास बहुत सारी पावर एंड अथॉरिटी होती है गवर्नेंस से संबंधित। तो इस गवर्नेंस प्रोसेस एंड मैकेनिज्म से में जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है अपनी पावर को आर्बिट्री मैनर पे यूज़ ना करे, राइट तो इसलिए ज़रूरी था कि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल चाहे वो इन्वायरमेंटल राइट्स हो, आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, कोई नया शहर बसाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उसमें क्या होता है बहुत सारे, आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे फॉर एग्जांपल बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, बहुत सारे किसानों की ज़मीनें उसमें जा रही हैं। अब राइट टू प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट उसको आर्बिट्री मैनर पे कैप्चर कर ले लैंड को, और जो ड्यू कंपनसेशन है वो ना दे जो फार्मर्स हैं। तो यहाँ पर जुडिशरी अपना एक्टिविज़म दिखाएगी और उन लोगों को जस्टिस दिलाएगी, एग्जाम्पल के रूप में है, राइट तो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन जो आपका एक्टिव इंटरप्रिटेशन है जो लेजिस्लेशन का, राइट वो इन्हेंस करता है यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर सोशल बेटरमेंट। अब सोशल बेटरमेंट फॉर एग्जांपल जो जैसे राइट टू फूड हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है, राइट टू फूड। अब ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है ना। अगर एग्जीक्यूटिव इंश्योर नहीं कर पा रही है राइट टू फूड लोगों को, तो जुडिशियरी इंस्ट्रक्शंस दे सकती है एग्जीक्यूटिव को एंड लेजिस्लेचर को, भाई ये आपका काम है, राइट लोगों को राइट टू फूड, लोगों को फूड देना, आप इससे संबंधित पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना रहे, लॉ क्यों नहीं बना रहे, या ऑलरेडी लॉ है तो उसे इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है कि भाई आपका काम है लोगों तक गवर्नेंस पहुंचाना, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देन ये जो जुडिशियल एक्टिविज़म है ये अलाउ करती है जजेस को कि किसी पब्लिक पॉलिसी पर अपना ओपिनियन दें, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है डिसीजंस को गाइड करना। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंट पे चल रहा है सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूछा भी था आपसे कि जो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। तो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट जो न्यू दिल्ली का प्रोजेक्ट है पार्लियामेंट में को बनाने से और उसकी स्पेस को बढ़ाने से, तो आप देखेंगे कि सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी कंप्लेन जो जुडिशरी में दर्ज कराई गई कि भाई ये जो पॉलिसी है ना ये अगेंस्ट दी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। तो कोर्ट का स्टेटमेंट इसमें क्या था कि अभी कोर्ट ने डिनाई कर दिया इंटरफेयर करने से। कोर्ट ने कहा कि ये जो पॉलिसी है, जो सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड पॉलिसी है ना, ये पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, और पब्लिक पॉलिसी किसके डोमेन में आता है, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है। तो जुडिशरी इस पे इंटरफेयर तब तक नहीं करेगी जब तक ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। गेटिंग इट? तो अपने व्यूज़ भी देना, राइट जैसे वुमेन सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट को लेकर अपने व्यूज़ देना, तो वो व्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्दर जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेंगे, लॉ बनाएंगे, उस पर उनके व्यूज़ को इनकारपोरेट करने का। ओके तो जैसे विशाखा गाइडलाइंस के बाद से वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे व्यूज़ जुडिशरी की तरफ से आए, फिर फर्दर वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बिल्स बने, राइट जो डिसीजंस लिए गए उसमें उन व्यूज़ को इनकारपोरेट किया गया। इसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू जुडिशरी ने अपने जो डोर्स हैं ना, अपने दरवाजे उन सारे नीडी पीपल्स के लिए ओपन कर दिया जिनके लिए जुडिशरी को अप्रोच करना नियर टू इम्पॉसिबल था, राइट तो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस, पुअर पीपल, जैसा ऑलरेडी मैंने कहा कि दे वर नॉट अवेयर विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट्स, कि कैसे काम करता है कोर्ट कचहरी, या उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि वो इतना पैसे खर्च करके कोर्ट कचहरी में लगाएं, तो फिर उन्हें जस्टिस नहीं मिलता था। फिर जो पावरफुल पीपल होते थे वो अपने फेवर में डिसीजंस किसी तरीके से मैनेज कर लेते थे। इसी तरीके से धीरे धीरे जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो जुडिशियल कंट्रोल एक्सपैंड हुआ ओवर द डिस्क्रिशनरी पावर्स।
अब आपको पता है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की जो पावर है ना वो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को पावर दे दी जाती है कि वो अपने हिसाब से जो ज़रूरत हो वो डिसीज़न ले लें। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स की कोई लिमिट तो है नहीं, इनको किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, अच्छे कंटेक्स्ट पे भी बुरे कंटेक्स्ट पे भी। तो आप देखेंगे जब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के पास इतनी पावर होती है तो वो क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं इस डिस्क्रिशनरी पावर को। तो जुडिशरी का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रहे लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पे, ये बहुत ज़रूरी होता है। गेटिंग इट? देन प्रमोशन ऑफ द ओपन गवर्नमेंट। अब जुडिशरी जब आगे आकर इंस्ट्रक्शंस दे सकती है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव को पॉलिसी मैटर्स पे या अदर मैटर्स पे, तो इस तरीके से ओपन गवर्नमेंट बनती है। जब जुडिशरी इंटरफेयर करती है तो ये मैसेज जाता है पब्लिक तक, वो मुद्दा हाईलाइट होता है, इशू हाईलाइट होता है कि गवर्नमेंट यहाँ गलत कर रही है। अब ये पब्लिक के लिए एक इन्फॉर्मेशन के रूप में काम करता है ताकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया जा सके, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, जो सिटीजन्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके ताकि नेक्स्ट टाइम जो सिटीजन्स हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। गेटिंग इट? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे जुडिशियल एक्टिविज़म का। फिर व्हाट आर द कंडीशंस जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़म को बढ़ने में मदद की हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिसने जुडिशियल एक्टिविज़म को, अब जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में तो 1970s के आसपास आया जुडिशियल एक्टिविज़म, तो क्या फैक्टर्स रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज़म इंडिया में धीरे धीरे ग्रो किया और आज इतना पॉपुलर है, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं। जैसे कि इसको समझने से पहले फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि अपने आंसर्स को हमेशा सब टॉपिक्स, सब हेडिंग्स में ब्रेक करके लिखो। आप अपने क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या क्वेश्चन आया है, उसको कितने सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा है? पहला, नंबर 1 कि आप जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर एड्रेस कर पाओगे, वो सारे डायमेंशन एड्रेस कर पाओगे जो पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़म, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आपको सिग्निफिकेंस बताना है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है डीमेरिट्स में कि क्या नेगेटिव साइड्स है, फिर कंक्लूजन देना है। तो सब पार्ट में लिखने का क्या फ़ायदा होता है आंसर को, कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है उसको क्लैरिटी आ जाती है कि भाई इस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर एड्रेस किया है, मल्टीपल डायमेंशंस लिखी हैं। तो सब हेडिंग्स में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको अपने हर लेक्चर में जो आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं सब हेडिंग्स में करती हूँ, जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाएं इस चीज़ के, और जब आंसर लिखें तो इसी तरीके से लिखें। तो समझते हैं कि क्या फैक्टर्स थे जिसने जुडिशियल एक्टिविज़म को ग्रो करने में हेल्प किया है इंडिया में। तो सबसे पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविजंस सारे क्लियरली लिखे हैं कि भाई लेजिस्लेचर की क्या पावर है एंड एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है। तो जब जुडिशरी भाई देखती है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपने जो पावर इनको अलॉट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उससे बाहर जाकर डिसीज़न ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, तो जुडिशरी का काम है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रखना। तो जुडिशरी क्या करेगी, भाई आप तो अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, आप अपने दायरे में रहिए, या ये आपका काम है, आपकी ड्यूटी, आप इसे नहीं कर रहे हैं उसे करिए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक फैक्टर बनता है जुडिशियल एक्टिविज़म को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में। देन डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, ये कैसे, आपको पता है मैंने डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर में बात की थी कि कैसे लेजिस्लेचर का रोल डिक्लाइन हो रहा है प्रेजेंट में। उसके बहुत सारे फैक्टर्स मैंने डिटेल में बताया था, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो जाकर देख लेना।
कि पार्लियामेंट में आप देखोगे अभी प्रेजेंट में कैसे डिसरप्शंस होते हैं ना, डिबेट को बाइकआउट किया जाता है, अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं करता है, या जो गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी है तो प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता है, बजट्स पे हो गया या पॉलिसीज़ पे हो गया या किसी बिल पे हो गया, बस ऐसे ही पास करा दिया जाता है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है रूलिंग पार्टी की, राइट। तो इस तरीके से पार्लियामेंट का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है, जो उसका लेजिस्लेशन लॉ मेकिंग का काम है ना वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है उसके ऊपर। अब वो हावी कौन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव हो रहा है। तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो रेलेवेंट एंड करंट नीड है सोसाइटी की जिन पर लॉ, फॉर एग्जांपल वुमेन सिक्योरिटी की ज़रूरत थी वर्क प्लेस पे, बट पार्लियामेंट ने वो लॉ नहीं बनाया था। तो अब यहाँ पर जुडिशरी को आगे आकर विशाखा गाइडलाइंस इशू करनी पड़ी वुमेन सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। इसी तरीके से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करने से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हमारे जुडिशरी के द्वारा। तो पार्लियामेंट जिसका काम है लॉ बनाना, वो अपना लॉ बनाने का काम परफॉर्म नहीं कर रही है। जो हमें नीड है सिचुएशन की उससे रिलेटेड लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है कि इस जो ये लॉ डेफिसिट है, राइट, उसको फुलफिल करने के लिए। इसके बाद सेकंड है ओवर रीच ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब भाई जब पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन डेफिसिट हो रहा है, पार्लियामेंट डिक्रीज़ हो रही है, तो उस स्पेस को कोई ना कोई तो फिल करेगा, वो एग्जीक्यूटिव कर रही है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ रही हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है कि एग्जीक्यूटिव के जो पावर्स अभी प्रेजेंट डे पे इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ऊपर आई बटन पर इसकी भी मैं लिंक दे दूँगी। तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच कर रही है अपने डोमेन को, राइट। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसका कारण हो सकता है, या लॉ नहीं है इसके कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। इनके पास एक्सपर्टीज़ है, सिविल सर्वेंट हैं जिनका ये यूज़ करती है कि इस सब चीज़ों के बारे में। तो ओवर रीच हो रहा है एग्जीक्यूटिव को। तो भाई जुडिशरी को काम है ना ये चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना, एग्जीक्यूटिव को अपने डोमेन में सीमित रखना ताकि वो दूसरे के डोमेन पे इंटरफेयर ना करे जो दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। कोलिशन पॉलिटिक्स। अब कोलिशन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि जब कोई पर्टिकुलर पार्टी मेजॉरिटी अचीव नहीं कर पाती तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और आप मेजॉरिटी को गेन करके सरकार बनाते हैं। अब कोलिशन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि खींचातानी बहुत ज़्यादा रहती है, और जब खींचातानी है तो गवर्नेंस डेफिसिट भी होगा, राइट। अब वहाँ पर डिसीज़न कौन लेगा, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कोलिशन पॉलिटिक्स में जुडिशरी का रोल बढ़ जाता है। देन हंग लेजिस्लेचर वही कोलिशन पॉलिटिक्स के पहले की सिचुएशन, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाती तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी क्या करते हैं, मिलकर एक अलायंस से कोलिशन बनाते हैं। तो ऐसे में हंग लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेचर का काम है वो इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता है, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती है, राइट। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनमें आपस में ही खींचातानी चल रही होती है तो ये अपना काम नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में भाई गवर्नेंस अफेक्ट हो रही है ना, तो लोगों तक जस्टिस देना है, लोगों को गवर्नेंस पहुंचानी है, जो रूलिंग सिस्टम है उसको मेंटेन रखना है, तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। ग्रोथ इन करप्शन। आप देखोगे कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के जो मैकेनिज़्म है, जो पावर्स है, कहीं ना कहीं इसमें भाई भतीजावाद, करप्शन चलता है, अपनी पावर को आर्बिट्ररी मैनर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भाई जुडिशरी क्या है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के, और जो लोग हैं उनको उन तक जस्टिस देने पे। तो ग्रोथ इन करप्शन इतनी ज़्यादा है सोसाइटी में कि लोगों तक जस्टिस देने को, लोगों को न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी है इस करप्शन को ख़त्म किया जाए, तभी तो एक वेलफेयर स्टेट अच्छे से काम कर पाएगा ना। मान लीजिए हमने पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए, करप्शन इतना ज़्यादा है कि 90 करोड़ तो जो नेता थे, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी जेब में रखे और 10 करोड़ का केवल वेलफेयर किया। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार रखेगा, कौन सुपरवाइज करेगा? बट ऑब्वियसली जो हमारी जुडिशरी है वो आगे आएगी ना इस पे। देन सिविल सोसाइटी एक्टिविज़म। तो आजकल देखोगे NGOs, सिविल सोसाइटी का रोल काफ़ी बढ़ रहा है सोसाइटी में। तो सिविल सोसाइटी कहीं ना कहीं एक अपना मतलब सुपरविज़न रखती हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है,
भाई। तो इस तरीके से सिविल सोसाइटी मुद्दे को हाईलाइट करती हैं, एक्सपोज करती हैं, और उस मुद्दे को किसकी नज़र में लाती हैं? जुडिशरी के। तो जुडिशरी को फिर ऑटोमेटिकली आगे आकर उस पर एक्शन लेना पड़ता है। देन इमरजेंसी एंड वायलेशन ऑफ द राइट्स आप देखोगे तो ये तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। पॉलिटिकल कल्चर जहाँ पे जजेस की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो अब जजेस की रिस्पेक्ट है, उनके अंदर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाए रखें, राइट। फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ द जजेस, फॉर एग्जांपल कोई जजेस है उसकी पर्सनालिटी है एक्टिविज़म वाली, वो एक सोशल एक्टिविस्ट की पर्सनालिटी भी है उसके अंदर कि लोगों को वेलफेयर करना है, लोगों को जस्टिस देना है, तो वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन सारी चीज़ों में। इसके बाद से जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, कई बार बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनॉरिटीज़ का कोई केस है, तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे माइनॉरिटी से संबंधित, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि वो अपनी सत्ता से बाहर ना हो जाए, अपनी पावर लूज़ ना कर दें, उनकी सरकार ना गिर जाए। तो ऐसे में क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, हाई कोर्ट को आना पड़ता है, जुडिशरी को आगे आना पड़ता है, ताकि जो बोल्ड डिसीजंस हैं वो लिए जा सकें, क्योंकि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे ज़रूरी है वो। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपने सेल्फ मोटिव से ड्रिवन है, उसको तो अपनी सत्ता बचा कर रखनी है ना, पावर बचा कर रखनी है, तो वो लोगों को जस्टिस नहीं देगी क्योंकि सरकार गिर जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे हैं। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में फेल रहती है एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी को आगे आना पड़ता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स को सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जुडिशरी की। देन पॉपुलिज्म, पब्लिसिटी, हॉगिंग, हेडलाइंस, बहुत सारे मतलब जजेस के अपने पर्सनल मोटिव्स भी हो सकते हैं, राइट, कि उन्हें रिस्पेक्ट अपनी बढ़ानी है, उन्हें पॉपुलर होना है, तो इस तरीके से भी वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या कंडीशंस हैं जिसने जुडिशल एक्टिविज़म को ग्रो करने में इंडिया में हेल्प की है। तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्दर, दो लीगल डेवलपमेंट्स जिसने क्रूशियल हेल्प की है स्ट्रेंथन द जुडिशियल एक्टिविज़म को, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, उसमें लिमिट लगा दी कि भाई आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उनको अमेंड नहीं कर सकते हो। दो कि आपके पास अमेंडमेंट करने की पावर है आर्टिकल 368 के तहत, बट ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी प्रोविजंस चेंज कर देंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होने की वजह से जुडिशियल एक्टिविज़म को हेल्प मिली, ग्रो किया, क्योंकि जुडिशरी अब आगे आएगी जब देखेगी कि भाई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहे हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया ने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अडॉप्ट किया था कि जो प्रोसीजर, जो लॉ बने होंगे उनके हिसाब से काम होगा। फिर आप देखेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया गया मनेका गांधी केस में 1978 में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि जिसमें जुडिशरी ये देखती है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, राइट, वो फेयर है कि नहीं है, वो जस्ट है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए लॉ ए है और उसके प्रोसीजर्स को ही फॉलो करना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू जुडिशरी ये भी चेक करती है कि ये जो लॉ ए है ये जस्ट है या फेयर है कि नहीं। अगर जस्ट एंड फेयर नहीं है तो जुडिशरी अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर को यूज़ करके डिसीजन इस तरीके से लेगी कि वो फेयर हो, और हो सकता है वो अगेंस्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हो, राइट। समझ में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आज पार्ट 1 में मैं इतना ही डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगी कि जुडिशियल एक्टिविज़म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। तो इसके फेवर में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट इसके अगेंस्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। तो पार्ट 2 ज़रूर देखना कंप्लीट आंसर के लिए। सो वीडियो लंबी ना बने, आपको बोरिंग भी ना लगे लेक्चर, इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे पार्ट्स पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको जब रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिवाइज़ कर सकें। गेटिंग इट?
सो होप सो कि आज का डिस्कशन आपने इन्जॉय किया होगा गाइस, एंड मैं सक्सेसफुल रही होंगी जुडिशियल एक्टिविज़म को सिंपलेस्ट वे पे एक्सप्लेन करने में। अगर पसंद आया हो आज का वीडियो, आज का डिस्कशन, तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना एज अ फीडबैक, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ टू सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।